हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय सिया राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई अजय चौधरी फिर से कल्चर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये आशा करता हूं कि आपको पी वाई क्यूज़ का जो पहला वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। और इसीलिए हमने देखो दोस्तों जो सीरीज शुरू की थी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं उनको हम यहाँ सॉल्व कराने जा रहे हैं। और इसी सीरीज का आज दूसरा वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो को हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले दोस्तों। देखो दोस्तों, जिसको डिटेल सॉल्यूशन देखना हो वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और जिसको क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करना हो वो इस वीडियो के लास्ट में हम एक बार रैपिड रिवीजन करा देंगे, तो वीडियो को लास्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो हाड़ा राजपूत थे वो जिस क्षेत्र में शासन करते थे वहाँ कौन सी बोली बोली जाती थी। तो दोस्तों हाड़ा राजपूत हाड़ौती में शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? हाड़ौती में। तो हाड़ौती में कौन सी बोली बोली जाएगी? तो हाड़ौती में हाड़ौती बोली बोली जाएगी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती। इसके अलावा देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है मेवाती। तो दोस्तों जो मेवाती बोली है, जहां पर मेव अधिक थे वहां पर बोली जाती है। और मेव कहाँ अधिक थे? भरतपुर और अलवर और भरतपुर में। तो वहां पर मेवाती बोली जाती है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है वागड़ी। तो हम सब जानते हैं कि जो वागड़ी है वो वागड़ में बोली जाती है। कहाँ पर? वागड़ में। और वागड़ में क्या क्या शामिल है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिंद्रोही के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो रिंद्रोही है, यह जो है दोस्तों ये एक 60 कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है दोस्तों? 60 कविताओं का संग्रह है। और इसके जो लेखक है दोस्तों वो है अर्जुन देव चारण। कौन है दोस्तों? अर्जुन देव चारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन देव चारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंटों के देवता किसके देवता? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाबू जी को। तो दोस्तों पाबू जी को ना केवल ऊंटों के देवता कहा जाता है बल्कि पाबू जी को हम क्या कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पाबू जी को गोरक्षक देवता भी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है कि पाबू जी को हम ऊंटों के देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंटों के देवता। तो पाबू जी को ऊंटों के देवता क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि मारवाड़ में जो सबसे पहले ऊंट लेकर आए थे दोस्तों वो पाबू जी ही लेकर आए थे। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबू जी लेकर आए थे। अच्छा, आज भी दोस्तों मारवाड़ में जब ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंटों को क्या करते हैं? पाबू जी के थान पर ले जाते हैं और वहाँ पे वो ऊंट क्या हो जाता है? उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, इसलिए पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। अब दोस्तों एक ऊंट पालक जाति होती है। कौन सी जाति होती है? ऊंट पालक जाति। और उस ऊंट पालक जाति का नाम है दोस्तों रायका या रेबारी। और ये जो जाति है रायका या रेबारी, ये पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। क्या मानती है? अपना आराध्य देव। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो पाबू जी है उनके शिष्य कौन है? तो दोस्तों पाबू जी के शिष्य हैं रायका या रेबारी जाति के लोग। कौन है? रायका या रेबारी जाति के लोग। दोस्तों एक तो आता है पाबू जी के शिष्य और एक आता है पाबू जी के सहयोगी। तो दोस्तों जो शिष्य हैं वो तो रायका या रेबारी है और जो सहयोगी है वो दोस्तों भील है। कौन है? भील है। और वो दो भील भाई थे दोस्तों। कौन थे? दो भील भाई, और उनका नाम था चांदा और डामा। क्या नाम था? चांदा और डामा। तो दोस्तों पाबू जी के सहयोगी कौन थे? दो भील भाई, चांदा और डामा। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कि पाबू जी के शिष्य कौन है? रेबारी। और सहयोगी कौन है? दो भील भाई। इसीलिए दोस्तों जो पाबू जी के सहयोगी भील भाई है, इसीलिए जो पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है दोस्तों वो भील भूपो द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भील भूपो द्वारा। और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है दोस्तों? तो इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। एक तो होता है दोस्तों पाबू जी के फड़ और एक होता है पाबू जी की गीत। जो पाबू जी की फड़ है दोस्तों उसमें तो किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग। और जो पाबू जी के गीत है उसमें वाट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका यूज किया जाता है? तो देखो दोस्तों फड़,
पाबूजी की फड़े किसके द्वारा वाचन किया जाता है? भील भोपो द्वारा। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ऐसे ही पाबूजी के जो गीत है दोस्तों, वो किस वाद्य यंत्र के साथ? तो माट वाद्य यंत्र के साथ। दूसरा आता है दोस्तों, पाबूजी प्लेग रक्षक देवता है, और फिर पाबूजी क्या है? गोरक्षक देवता है। तो पाबूजी को गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं दोस्तों? पाबूजी को गोरक्षक देवता इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि पाबूजी गायों की रक्षा के लिए अपने विवाह के मंडप से, किसके? अपने विवाह के मंडप से 3 फेरों के बाद, कितने फेरों के बाद दोस्तों? 3 फेरों के बाद एक महिला थी देवन चारण। कौन सी? देवल चारण। इस महिला की गायों की रक्षा के लिए जींदराव खींची से युद्ध करते हैं, और युद्ध स्थल में ही वो वीरगति को प्राप्त करते हैं। तो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पाबूजी थे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गोरक्षक देवता। क्या बोला जाता है दोस्तों? गोरक्षक देवता। इसके अलावा दोस्तों, ये जो देवल चारण महिला है, कौन? देवल चारण महिला, इसकी एक घोड़ी थी दोस्तों, और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या नाम था दोस्तों? केसर कालमी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों, पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और पाबूजी को ये घोड़ी दी थी किसने? देवल चारण महिला ने। किसने दी थी? देवल चारण महिला ने। अब आप पूछोगे सर क्यों दी थी? तो दोस्तों, पाबूजी को ये घोड़ी दी थी, और पाबूजी इस घोड़ी पर सवार होकर कहाँ आए थे? अमरकोट आए थे। अब आप पूछोगे अमरकोट क्यों आए थे दोस्तों? तो वो अमरकोट आए थे बारात लेकर। अच्छा, किसकी बारात लेकर? भाई खुद की बारात लेकर आएंगे। यानी पाबूजी क्या करने आए थे? अमरकोट विवाह करने आए थे। तो पाबूजी ने विवाह किया, कहाँ पर किया? अमरकोट में। अमरकोट की राजकुमारी, उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था कमला दे या सुप्यार दे। क्या नाम? सॉरी, सुप्यार दे या फूलम दे। क्या नाम था? सुप्यार दे या फूलम दे। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? सुप्यार दे या फूलम दे। ये कहाँ की राजकुमारी थी? अमरकोट की। और अमरकोट के शासक कौन थे दोस्तों? सूरजमल सोडा। कौन थे? सूरजमल सोडा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा था, और पाबूजी का तीर्थ स्थल कौन सा था? तो दोस्तों, जो पाबूजी का जन्म स्थल है वही पाबूजी का तीर्थ स्थल है, और उसका नाम है कोलू या कोलूमंड। क्या नाम है? कोलू या कोलूमंड। पाबूजी का तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलू या कोलूमंड। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है दोस्तों, और वो लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। इसके अलावा पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? कोलूमंड। पाबूजी के पिता का क्या नाम था दोस्तों? पाबूजी के पिता थे धांधल जी राठौड़, पाबूजी की माता थी कमला दे, पाबूजी की पत्नी थी सुप्यार दे या फूलम दे। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है कि पाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो दोस्तों, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं दोस्तों? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसको एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि पाबूजी राठौड़ कौन से देवता? ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और गोरक्षक देवता। ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता। ऊँट पालक जाति कौन सी? रायका या रेबारी। कौन सी? रायका या रेबारी। और पाबूजी के शिष्य कौन? रायका या रेबारी। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। इसके अलावा देखो दोस्तों, देवल चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए, किसकी महिला की गायों की रक्षा के लिए? देवल चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए 3 फेरों के बाद पाबूजी उठ गए थे, और किससे युद्ध किया? जींदराव खींची से युद्ध किया, और युद्ध में ही ये वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरक्षक देवता कहा जाता है। इसके अलावा पाबूजी का जो तीर्थ स्थल है दोस्तों, वो है कोलू या कोलूमंड। और यहाँ पे जो मेला लगता है वो लगता है, कब लगता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। इनका जो जन्म स्थल है वो भी क्या है? कोलूमंड। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। कहाँ की थी? अमरकोट की राजकुमारी। पिताजी कौन थे? तो पिताजी थे सूरजमल सोडा। तो दोस्तों, पाबूजी के हमने पूरे डायमेंशंस को कवर कर लिया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मावजी के अनुयायी, किसके? मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। तो दोस्तों, मावजी जो थे, कौन? मावजी, वो विष्णु के तो अवतार थे, लेकिन विष्णु के कौन से अवतार थे? तो दोस्तों, ये विष्णु के कल्कि अवतार थे। कौन से अवतार थे? कल्कि अवतार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि मावजी के अनुयायी विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल्कि अवतार मानते हैं। दोस्तों, मावजी का एक प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों चोपड़ा। क्या नाम है दोस्तों? चोपड़ा। यह जो चोपड़ा ग्रंथ है दोस्तों, यह वाद विवाद शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है दोस्तों? वाद विवाद शैली में लिखा गया है। और इसके 5 भाग है। कितने भाग है दोस्तों? 5 भाग है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि यह जो चोपड़ा ग्रंथ है, यह दिवाली के दिन निकाला जाता है।
कब निकाला जाता है दोस्तों? दिवाली के दिन। और इसके कितने भाग है? 5 भाग है, यानी कि टोटल चौपड़े कितने हैं? 5। कितने दोस्तों? 5। अच्छा दोस्तों, ये जो 5 भाग है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये चोपड़ा कब निकाला जाता है? दिवाली के दिन निकाला जाता है। अच्छा, दिवाली जो है त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं लोग? ये आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। आप बोलोगे कैसे सर? देखो, आप पूरे ईयर, पूरे साल अपने गांव में जाओ या नहीं जाओ, लेकिन दिवाली के दिन आप अपने आस पड़ोस में भी जाओगे, अपने रिश्तेदारों में भी जाओगे और सबको दिवाली की शुभकामनाएं कहोगे। यानी क्या है? आपसी प्रेम का त्योहार है, आपसी सद्भाव का त्योहार है। तो पहला चोपड़ा कौन सा है दोस्तों? पहला चोपड़ा है प्रेम सागर। कौन सा है दोस्तों? प्रेम सागर। पहला चोपड़ा कौन सा है? प्रेम सागर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं दोस्तों, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं क्या कि हम उसको कितना प्रेम करते हैं? कि हम उसको 20% करते हैं या 30% करते हैं? नहीं कर सकते ना। प्रेम तो हम अनंत करते हैं, जिससे भी प्रेम करें उससे अनंत करते हैं। तो दूसरा कौन सा है? अनंत सागर। क्या नाम है दोस्तों? अनंत सागर। अच्छा दोस्तों, एक चीज बताओ, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे अनंत तो करते ही हैं, लेकिन हम उससे प्रेम कब करते हैं? हमें वो कैसा लगता है? तो हमें वो रत्न के समान लगता है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो हमें कैसा लगता है? रत्न के समान लगता है। तो तीसरा कौन सा है दोस्तों? रत्न सागर। कौन सा है? रत्न सागर। ठीक है साहब। प्रेम सागर, अनंत सागर, रत्न सागर, 3 हो गए। दोस्तों, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो कितना करते हैं? अनंत करते हैं। और हम अपना प्रेम उड़ेल देते हैं, एक तरह से उड़ेल देते हैं, उस पर अपना प्रेम बरसा देते हैं। बरसते कौन है दोस्तों? मेघ। कौन बरसते हैं? मेघ। तो ये क्या हो जाएगा चौथा? मेघ सागर। कौन सा? मेघ सागर। और एक पांचवा आपको याद करना है दोस्तों, वो है शाम सागर। कौन सा? शाम सागर। तो दोस्तों, हमने कौन कौन से देखे? हमने देखा कि संत मावजी किसके अवतार है? विष्णु के कल की अवतार है। और इनके जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? चोपड़ा। किस शैली में लिखा गया है? वाद विवाद शैली में। कब निकाला जाता है? दिवाली के दिन निकाला जाता है। कुल कितने चोपड़े हैं? 5 चोपड़े हैं। कौन कौन से? प्रेम सागर, अनंत सागर, प्रेम सागर, अनंत सागर, अनंत सागर, रत्न सागर, मेघ सागर, रत्न सागर, मेघ सागर और शाम सागर। टोटल 5 चोपड़े हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मावजी ने एक संप्रदाय चलाया था और उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंक संप्रदाय। इस संप्रदाय का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो यह था कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको सबको दूर करके एक कलंक रहित समाज की स्थापना करना। क्या उद्देश्य था? एक कलंक रहित समाज की स्थापना करना। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि निष्कलंक संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा पूछते हैं दोस्तों, एक संत मावजी का तीर्थ स्थल और एक जन्म स्थल। तो दोस्तों, जो तीर्थ स्थल है वही इसका जन्म स्थल है। तो तीर्थ स्थल क्या है? बेणेश्वर धाम। क्या है? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम कहाँ है? तो बेणेश्वर धाम है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। और इनका जन्म स्थल कहाँ है? डूंगरपुर में। यहाँ पे दोस्तों बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष मेला लगता है। वो लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों कि आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को बोलते हैं? तो आदिवासियों का कुंभ किसको बोलते हैं? बेणेश्वर मेले को बोलते हैं, बेणेश्वर धाम को बोलते हैं। और ये मेला कब लगता है? ये माघ पूर्णिमा को लगता है। अब इनका जन्म स्थान की बात करें दोस्तों, तो जन्म स्थान है डूंगरपुर जिला, आसपुर तहसील, सांवला गांव। डूंगरपुर जिला, आसपुर तहसील, सांवला गांव। तो दोस्तों, हमने माओ जी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको देख लिया। एक बार फिर से इनका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। संत माओ जी किसके अवतार? विष्णु के कल की अवतार। संप्रदाय कौन सा चलाया? निष्कलंक संप्रदाय। इनका ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो चोपड़ा है। कौन सी शैली में? वाद विवाद शैली में। कब निकाला जाता है? दिवाली पर निकाला जाता है। कितने चोपड़े हैं? टोटल 5 चोपड़े हैं। कौन कौन से? प्रेम सागर, मेघ सागर, रत्न सागर। प्रेम सागर, मेघ सागर, रत्न सागर, अनंत सागर, शाम सागर। अनंत सागर, शाम सागर। तो टोटल कुल कितने चोपड़े हैं? 5 चोपड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनका तीर्थ स्थल कौन सा है? तो तीर्थ स्थल है बेणेश्वर धाम। कौन सा है? बेणेश्वर धाम। मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। मेले को क्या बोलते हैं? आदिवासियों को कुंभ बोलते हैं। जन्म स्थान कौन सा है? डूंगरपुर जिला, आसपुर तहसील, साबला गांव। डूंगरपुर जिला, आसपुर तहसील, साबला गांव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस मेले को, देखो राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ, हमने अभी देखा कि जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर मेला, उसको हम क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेणेश्वर। अगला क्वेश्चन है, महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है। हम सब जानते हैं दोस्तों, बोर बोरला रखड़ी कहाँ पहनते हैं, सिर पे, कहाँ पहनते हैं, सिर पे। तो दोस्तों जो सिर के आभूषण है, उस सिर के आभूषण है दोस्तों, बोर बोरला रखड़ी, टिकड़ा टीडी बल को, मेमन साकली गोफन। कौन कौन से, तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं दोस्तों। तो हम जल्दी से सिर के आभूषण याद कर लेते हैं दोस्तों। सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, बोर बोरला रखड़ी, कौन कौन से, बोर बोरला रखड़ी, टीटी मेमसा गो, बोर बोरला रखड़ी, टीटी मेमसा गो, टीटी टिकड़ा टीडी भल को, टिकड़ा टीडी भल को, टिकड़ा टीडी भल को, मेमसा गो, मेमंद साकली गोफण, मेमंद साकली गोफण, मेमंद साकली गोफण। और ये जितने भी आभूषण है दोस्तों, इन सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन में आएंगे तो आप वैसे ही इनको समझ जाओगे और सही कर दोगे। क्योंकि दोस्तों शीश का क्या मतलब होता है, शीश का मतलब होता है सिर, शीश फूल, शीश पट्टी, सिर का आभूषण, टीका सिर पे लगाते हैं, मांग, कुमकुम, बिंदिया, ये सब तिलक कहाँ पे, सिर पे लगाते हैं। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है इनको, बोर बोरला रखड़ी, टीटी मेमसा गो, टिकड़ा टीडी भलको, मेमंद साकली गोफण, मेमंद साकली गोफण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष जयपुर वेधशाला, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस वर्ष जयपुर वेधशाला, कौन सी, जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों जो जंतर मंतर है, क्या दोस्तों, जंतर मंतर, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1764 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1764 में। और इसको विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, 2010 में। कब शामिल किया गया, 2010 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2010। स्थापना कब हुई, 1764। किसने करी, सवाई जयसिंह ने, किसने करी, सवाई जयसिंह ने। टोटल जंतर मंतर कितने हैं दोस्तों, 5 है। कहाँ कहाँ है, एक तो सबसे पहला, एक सबसे बड़ा। जो सबसे पहला है वो दिल्ली है, सबसे बड़ा जयपुर है। सबसे पहला कहाँ है, दिल्ली, सबसे बड़ा जयपुर। 2 यूपी, मथुरा बनारस, मथुरा बनारस। 1 एमपी, उज्जैन, महाकाल की नगरी। तो बोलो जय महाकाल। और जल्दी से लाइक ठोक दो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो। ये देखिए दोस्तों, जंतर मंतर स्थापना कब हुई, 1734 में। कब हुई, 1734 में। किसने करी, सवाई जयसिंह ने, किसने करी, सवाई जयसिंह ने। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, 2010 में। कब शामिल किया गया दोस्तों, 2010 में। टोटल कितने हैं, 5। टोटल कितने हैं, 5। सबसे पहला दिल्ली, सबसे बड़ा जयपुर, दो दो यूपी में, दो कहाँ पर, यूपी में, मथुरा बनारस। 1 एमपी में, और वो है उज्जैन। इसके अलावा दोस्तों जो सवाई जयसिंह थे, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत सारी है दोस्तों। सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगर हम स्थापत्य कला की बात करें, तो स्थापत्य कला में इन्होंने एक तो जंतर मंतर बनवाया, दूसरा इन्होंने जयपुर नगर बसाया। तो कब बसाया, 1727 में। कब बसाया, 1727 में। इन्होंने न केवल जयपुर नगर बसाया दोस्तों, बल्कि जयपुर की जो प्रथम इमारत मानी जाती है उसका निर्माण करवाया, और उसका नाम है बादल महल, और जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने नाहरगढ़ बनवाया, जयपुर के अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जल महल बनवाया। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि मानसागर झील, मानसागर झील कहाँ स्थित है। तो मानसागर झील जयपुर में स्थित है, और जल महल मानसागर झील में स्थित है। तो दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हुआ जंतर मंतर के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये एक फैक्ट है जो हमें याद करना है, कुंडों और बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी। कौन सा कहलाता है, बूंदी। इसको याद नॉर्मल रखा जा सकता है दोस्तों, कि जैसे कोई कुंड होता है या बावड़ी होता है, उसमें क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। पानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किससे भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद में ई की मात्रा लगा दो, क्या बन जाएगा, बूंदी। तो कुंडों और बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी। कौन सा है दोस्तों, कुंडों और बावड़ियों का शहर बूंदी। झीलों की नगरी है दोस्तों उदयपुर, झीलों की नगरी है कौन सी, उदयपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, क्या कह रहा है दोस्तों, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं
अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। दोस्तों ये जो राजस्थान संघ है ये एकीकरण का दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? एकीकरण का दूसरा चरण। जो पिछला वीडियो था उसमें एकीकरण का पहला चरण हमने समझा था और इसमें हम एकीकरण का दूसरा चरण समझ लेंगे दोस्तों। तो ये जो एकीकरण का दूसरा चरण है दोस्तों, इसका नाम था राजस्थान संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी दोस्तों? इसमें दोस्तों 3 तो थी हाड़ौती, 3 वागड़, एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, और 2 रियासत उदयपुर अजमेर के पास वाली रियासत थी। लेकिन कौन कौन सी थी दोस्तों? तो ये देखते हैं हम देख कि इसमें शामिल रियासतें कौन सी शामिल रियासतें? 3 हाड़ौती। हाड़ौती में कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। हाड़ौती में से 12 को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। इसके बाद 3 वागड़। कौन सी? 3 वागड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एकमात्र मुस्लिम रियासत और उसका नाम था दोस्तों टोंक। क्या नाम था? टोंक। और 2 रियासतें अजमेर के पास वाली। ये जो रियासतें थी दोस्तों अजमेर के पास वाली, एक तो इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा में अपने विलय का विरोध किया था। इनका विलय अजमेर मेरवाड़ा में होने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया दोस्तों? इसका विरोध किया। दूसरा, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और ये जो 2 रियासतें थी दोस्तों, उनका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? किशनगढ़ और शाहपुरा। क्या नाम है? किशनगढ़ और शाहपुरा। जिनको ना तो तोपों की सलामी के अधिकार थे और इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का क्या किया था? विरोध किया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एक ठिकाना भी शामिल था दोस्तों इसमें, और वो था कुशलगढ़। ये जो कुशलगढ़ ठिकाना था दोस्तों, ये बांसवाड़ा रियासत का भाग था। किस रियासत का भाग था दोस्तों? बांसवाड़ा रियासत का भाग था। अच्छा दोस्तों, ये सब शामिल कब हुए थे? ये सब शामिल हुए थे 23 मार्च 1948 को। कब हुए थे? 23 मार्च 1948 को। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया एनवी गॉडगिल ने। किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। इसके अलावा आता है दोस्तों कि इसकी राजधानी क्या थी, राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो राजधानी दी गई, इसकी जो राजधानी थी कोटा, राज प्रमुख भी कोटा को दिया गया, राजधानी भी कोटा को दी गई। तो राजधानी कौन सी थी दोस्तों? राजधानी थी कोटा। राज प्रमुख कौन थे? कोटा के शासक। कहाँ के शासक? कोटा के शासक भीम सिंह। अच्छा, उपराज प्रमुख कौन थे दोस्तों? तो जो उपराज प्रमुख थे वो एक तो दिया गया बूंदी को और एक दिया गया डूंगरपुर को। यानी कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे और कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? तो जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे वो बूंदी के बहादुर सिंह। कौन थे? बूंदी के बहादुर सिंह। और जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे दोस्तों, वो थे डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। कहाँ के? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा दोस्तों पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। और ये कहाँ के थे दोस्तों? शाहपुरा के। कहाँ के थे दोस्तों? शाहपुरा के। और लास्ट में हम देख रहे हैं दोस्तों डेथ वारंट की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन भी दोस्तों यही था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? और वो शासक थे दोस्तों बांसवाड़ा के शासक। कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक। और उनका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों रामनारायण चौधरी। कौन थे? रामनारायण चौधरी। अगर हम बेगू किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो बेगू किसान आंदोलन, ये जो बेगू है ये एक ठिकाना था। लेकिन कौन सी रियासत का ठिकाना था? ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। और मेवाड़ रियासत का भी कैसा? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा ठिकाना था दोस्तों? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मैं यहाँ पे 3 ये लिख रहा हूँ दोस्तों, एक 1921, एक 1922 और एक 1923। इन तीनों ईयर में आपका बेगू किसान आंदोलन खत्म हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम इसको समझते हैं दोस्तों। हमने देखा कि बेगू कैसा है? मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ठीक है। 1921 में दोस्तों ये आंदोलन शुरू होता है। क्या होता है? आंदोलन शुरू होता है। अच्छा, किसने शुरू किया? तो ये धाकड़ किसानों ने शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? भीलवाड़ा से शुरू किया। अच्छा, भीलवाड़ा में कहाँ से शुरू किया? तो भीलवाड़ा में मैनाल के भैरूकुंड से। कहाँ से? मैनाल के भैरूकुंड से। और नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। देखो दोस्तों, शुरू
धाकड़ किसानों ने कब? 1921 में। कहाँ से? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के मैनाल के भेरूकुंड से। नेतृत्व रामनारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 1922 की। तो दोस्तों 1921 में आंदोलन शुरू हुआ, 1922 में होता है समझौता। अब समझौता किसके बीच होगा दोस्तों? एक तो आंदोलन करने वाले के बीच, और दूसरा जिसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन कर कौन रहे हैं? किसान। किसके खिलाफ कर रहे हैं? सामंत के खिलाफ। कौन से सामंत के खिलाफ? बेगू के सामंत के खिलाफ। और उनका क्या नाम है दोस्तों? अनूप सिंह। तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ दोस्तों? ये समझौता हुआ किसान और अनूप सिंह के बीच। और ये समझौता कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये समझौता हुआ अजमेर में। कहाँ पर हुआ? अजमेर में। और इसी समझौते को दोस्तों कहा गया बोल्शेविक समझौता। क्या बोला गया? बोल्शेविक समझौता। और ये किसने बोला दोस्तों? ट्रेंच ने। किसने बोला? ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी ने। और ये ट्रेंच नामक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, जिसने 1923 में किसानों की एक भरी सभा पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, और उसमें 2 किसान मारे गए थे। 2 किसान शहीद हुए थे दोस्तों, कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। कौन कौन से? कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। और इस हत्याकांड को बोलते हैं दोस्तों गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा बोलते हैं दोस्तों? गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ था? 1923 में। 1923 में कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था दोस्तों 13 जुलाई 1923 को। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। किसने गोली चलाने के आदेश दिए? ट्रेंच ने। कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसके केंद्र कौन कौन से थे? आंदोलन के केंद्र, तो आंदोलन के केंद्र थे मंडावरी और चांदखेड़ी। कौन से? मंडावरी और चांदखेड़ी। मंडावरी, चांदखेड़ी। ठीक है दोस्तों, कारण तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि इसके कारण क्या रहे होंगे। अधिक करा होगा। अधिक कर तो कितना कर? 53 प्रकार के कर। अधिक भू राजस्व, बेगार, लाटाकूटा, यही सारे कारण किसान आंदोलन के थे दोस्तों। तो बेगू किसान आंदोलन आपका पूरा हो गया दोस्तों। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों। तो इसके सारे एस्पेक्ट्स हमने देख लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छेला बावजी। कौन सा? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो दोस्तों ये जो छेला बावजी का मेला है दोस्तों, ये भरता है पंचमहल। कहाँ पर? पंचमहल। और ये पंचमहल कहाँ है दोस्तों? ये पंचमहल है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। छेला बावजी का मेला कहाँ लगता है? पंचमहल, गुजरात। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ग्यारस की मेवाली का मेला लगता है डूंगरपुर। कहाँ लगता है? डूंगरपुर। और ये किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं दोस्तों? तो ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? डामोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डामोर। अच्छा, डामोर जनजाति के बारे में अगर हम समझे दोस्तों, तो डामोर जनजाति कहाँ की थी? डामोर जनजाति डूंगरपुर की थी। अच्छा, डूंगरपुर में कहाँ की? तो डूंगरपुर में सिमलवाड़ा पंचायत समिति की। और इनका जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको बोलते हैं डामरिया। डामर जनजाति का क्षेत्र क्या है? डामरिया। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र पर किस भाषा का प्रभाव है? इस क्षेत्र पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। डामोर जनजाति के 2 मेले प्रसिद्ध है, छेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। कौन कौन से? छेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। छेला बावजी का मेला कहाँ लगता है? पंचमहल, गुजरात। कहाँ पर? पंचमहल, गुजरात। और ग्यारस की रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है दोस्तों डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। इसके अलावा दोस्तों डामोर जनजाति का एक होली का कार्यक्रम होता है, उसको बोलते हैं चाड़िया। क्या बोलते हैं उसको? चाड़िया। इस जनजाति के जो मुखिया होते हैं दोस्तों, उस मुखिया को बोलते हैं मुखी। क्या बोलते हैं? मुखी। और इनके जो पुरुष होते हैं दोस्तों, वो एक तो बहुविवाह करते हैं, और दूसरा ये गहने पहनते हैं। क्या? बहुविवाह करते हैं और गहने पहनते हैं। इनका जो वधु मूल्य है दोस्तों, उसको बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? दापा। तो डामोर जनजाति के भी हमने सारे एस्पेक्ट देख लिए। दामोर जनजाति कहाँ की? डूंगरपुर की। डूंगरपुर में कहाँ की? सिमलवाड़ा पंचायत समिति की। इनके क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डामरिया। और इस पर किस भाषा का प्रभाव है? गुजराती भाषा का प्रभाव है। मेले कौन कौन से हैं? छेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। छेला बावजी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला। छेला बावजी का मेला पंचमहल, गुजरात, और ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर। इसके अलावा दोस्तों होली के कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? चाड़िया। मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी। पुरुष क्या करते हैं? गहने पहनते हैं। और क्या करते हैं? बहुविवाह करते हैं। जो वधु मूल्य है, उसको क्या बोलते हैं? दापा। तो दोस्तों हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए। चलिए इनका हम एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। क्या बोलते हैं? हाड़ौती। अगला क्वेश्चन है, रिंद्रोही के लेखक अर्जुन देव चारण। रिंद्रोही के लेखक अर्जुन देव चारण। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता पाबूजी। ऊँटों के देवता पाबूजी। अगला क्वेश्चन है, मावजी
के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार? कल्कि अवतार। माओ जी कौन से अवतार है? विष्णु के कल्कि अवतार। कौन से? विष्णु के कल्कि अवतार। और पाबू जी लक्ष्मण के अवतार। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम। आदिवासियों का कुंभ कौन सा? बेणेश्वर धाम। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है। बोरला नामक आभूषण सिर पे। सिर के आभूषण बोर बोरला रखड़ी टीटी मेमसा गो। बोर बोरला रखड़ी टीटी मेमसा गो। टिकड़ा टीडी भलको। टिकड़ा टीडी भलको। मेमंद साकली गोफण। मेमंद साकली गोफण। जयपुर वेधशाला जंतर मंत्र की स्थापना कब? 1734। विश्व धरोहर सूची में कब शामिल? 2010। स्थापना 1734। विश्व धरोहर सूची में शामिल 2010। राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों का? बूंदी। कुंडो और बावड़ियों का शहर बूंदी। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। कौन थे? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। छेला बावजी और गैरस की रेवाड़ी किस जनजाति के? डामोर जनजाति के। किस जनजाति के? डामोर जनजाति के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आएंगे फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।